हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड देश विदेश की खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें आपकी लगातार कराता है, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है। देश में नई सरकार बन चुकी, कहा जाता है मजबूर सरकार है, लेकिन कई ऐसे इशारे मिले हैं कि मजबूर नहीं है। नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी मर्जी के मंत्रालय अपने पास रखे हैं और अब स्पीकर का इलेक्शन भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ साठ गांठ ज्यादा गहरी है। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली को एक एटीएम मशीन समझ रहे हैं और वो जितना पैसा जब चाहेंगे वो ले जाएंगे यहां से। वित्त मंत्रालय में कहा जाता है कि आंकड़े हेर फेर किए जा रहे हैं ताकि बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश रखा जा सके, ताकि बीजेपी की एनडीए सरकार लगातार जारी रहे। लेकिन क्या ये चल पाएगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक जो पूरे देश के लोगों के लिए जो कंसर्न की खबर है, वो एनईईटी, जिसे नीट कहा जाता है, मेडिकल एडमिशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, वो वाला मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार अब भी थोड़ा सा करवटें बदल रही है। क्या कुछ है? क्यों ये मोदी सरकार, अब से पहले जो हमने 10 साल में देखा, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी कि कोई पढ़ ना पाए, और अब तो कई साल से ना तो कोई पढ़ने पाए, ना कोई नौकरी लेने आए, और अगर कोई नौकरी का कोई एग्जाम होना है, वो भी लीक कर दिया जाए। कोई एडमिशन का कोई एग्जाम होना है, वो भी लीक कर दिया जाए। आखिर इस देश को कहां ले जाकर पहुंचाएंगे ये? क्या होगा? नई नस्लें कब तक सब्र करेंगी? क्या देश में बड़ा संकट आने वाला है? क्या ये संकट छोटा है कि हम अपने नौजवानों को ना पढ़ा पाएं और ना नौकरी दिला पाएं, ना काम के लिए वो कहीं तैयार हो पाए? ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी। काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। जी वेलकम है आपका अविनाश काकड़े जी। आप जी बताइए कि नमस्कार। आखिर आखिर ये सरकार जब मैं कह रहा हूं तो ये नई सरकार भी, और पिछले 10 साल जो मोदी जी की सरकार है, वो आखिर देश की नई नस्लों को तबाह करने का काम क्यों कर रही है? हर जगह पेपर लीक हो जाते हैं और अब तो खुल करके पैसे की कमाई का धंधा भी सामने आया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आखिर इसका आखिर क्या होगा? नमस्कार। ये हिंदू राष्ट्र का शिक्षा जिहाद चल रहा है हम्म। और शिक्षा जिहाद में ये लोग जो हमारे यहाँ का टैलेंट है, रियल टैलेंट है, जिसको नीट में 720 में से 650, 500 तक अंक मिले हैं, वो रियल है क्योंकि उन्होंने ना कोई पेपर सेट किया है उन बच्चों ने और ना उनको कोई एक्सेस मिलता है पेपर सेट का। ये 720 लेने वाले, ये आपको समझ में आएगा कि 65 लोग 67 लोग 720 अंक लेते हैं और उनको ग्रेस भी मिलके 720 किया जाता है। ये 420 है और यही हम्म। सेंटर पकड़े गए हैं सारे के सारे। हमारे यहाँ एनटीए ये बहुत पावरफुल हुआ है 2016 से और 2016 से इन्होंने 70 पेपर लीक किए 7 साल में। इन्होंने 2 करोड़ बच्चों को प्रभावित किया है, 2 करोड़ परिवारों को प्रभावित किया। और ये परिवार वो है जो बोल रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। हम्म। प्राइवेटाइजेशन की पैरवी करते हैं। 12वीं तक इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है मगर उसके बाद में इंजीनियरिंग, डॉक्टर करना है तो गवर्नमेंट स्कूल में करना है। क्यों भाई? अब प्राइवेट में करवाइए। नीट में पैसे दे के तुम क्यों लाते हो? ईडब्ल्यूएस के ज्यादातर छात्र उसमें आ रहे हैं और जब से ईडब्ल्यूएस शुरू हुआ ये घोटाला बहुत बड़े तौर पर बढ़ गया है। ये ईडब्ल्यूएस में जो पैसे वाले लोग हैं, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ईडब्ल्यूएस आपको मालूम है अपर कास्ट को मिलता है। तो हम्म। इन्होंने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के साथ में इसको जोड़ दिया और इस वक्त जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, वो कम से कम 5 राज्यों में हुए। आपको हम्म। बताते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मगर हमारे इसके पहले 2015 में प्री मेडिकल की परीक्षा रद्द की गई थी, कारण हरियाणा पुलिस ने कहा था कि 300 छात्रों के विरोध में मुकदमा दर्ज करना
सुप्रीम कोर्ट को बोला हरियाणा पुलिस ने कि ये मुश्किल है, इतने छात्रों हाँ, के ऊपर नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं मिलेगा। जी, जी, अभी तो 5 राज्यों के हैं और हजारों लाखों छात्र हैं उसमें। किसके पास में पेपर पहुंचा और कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसी को पता नहीं है और इसकी जांच भी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पानी लीक होने की बात सोचा था, पेपर लीक होने लग गए। हम्म, सरकारें सरकारें जो कर रही है और ये सरकार जानबूझ के कर रही है। हम्म, इनको मेरिट मारना है। आपको पता है साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लिखा है कि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो एटम बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत नहीं, मात्र शिक्षा का स्तर गिरा दो, कॉपी करना, चीटिंग करना, पेपर लीक करने को अधिकृत करवा दो, उसकी छूट दे दो, तो राष्ट्र बर्बाद होने में समय नहीं लगता। जिस हम्म, देश की शिक्षा बर्बाद हो जाती है उस देश को बर्बाद करना कोई यानी उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, देश ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे डॉक्टरों के हाथ से पेशेंट मरते हैं, बिल्डिंग गिरती है। जो बिल्डिंग अभी अभी रामपथ का क्या हुआ, राम मंदिर का क्या हुआ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आर्थिक बर्बादी आएगी क्योंकि यहीं से अर्थशास्त्री निकलेंगे जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में हमारी इकोनॉमी बूम होगी। हम्म, किसानों के कर्जा माफ करने से नहीं होती है, गरीबों के हाथ में पैसा जाए उससे इकोनॉमी बूम नहीं होती। उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, यहाँ हम्म, की निर्माणी ठप हो गई। इस देश में करीबन करीबन 54 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां बंद हो गई। मेरे हम्म, पास उसके सारे सबूत है, सर्वे दो दो हुए हैं। अब 54 लाख इंडस्ट्रियां बंद होने का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को हुआ, सर्विस इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें गिरावट हुई है। और हमारा बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ जीडीपी बढ़ रहा है, 5 मिलियन इसके $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनेगी, विश्व गुरु बनेगा। मुझे नहीं लगता कैसे होगा। इसमें मानवता भी बर्बाद होती है क्योंकि धार्मिक विद्वानों के हाथ में सारी मानवता दी जाती है, उनको मानवता की शिक्षा की बात की जाती है। और अन्याय भी होगा क्योंकि यहाँ न्यायाधीश नहीं अन्यायाधीश बैठेंगे। ये हम्म, शिक्षा नीति अगर कुछ करती है तो वहां न्यायाधीश नहीं अन्यायाधीश पैदा करेंगे। और ये सब करने के लिए मात्र आपको परीक्षा का जो स्टाइल है, परीक्षा के जो संस्थान है उसको बर्बाद करना पड़ेगा। और वो बहुत शिद्दत से बर्बाद कर रही है क्योंकि इनको देश बर्बाद करना है, इनको हम्म, देश चलाना नहीं है सर। और ये 6-7 साल से जो भक्तों ने उनका ये किया, उन्हीं भक्तों का नुकसान हुआ है, उन्हीं के बच्चों को नहीं मिला है कुछ। जो जो हम्म, भक्त बने हैं उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो इतने रसूखदार नहीं है कि नीट का पेपर उनके पास आ जाए, इतने रसूखदार नहीं है वो भक्त। तो भक्तों का ही सबसे ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। आपको एक फिगर बताता हूँ कि एमबीबीएस की जो सीट है वो हमारे यहाँ नंबर ऑफ कॉलेज है 704 और नंबर ऑफ सीट है 1,09,170। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है 7 कॉलेज, उसमें से 1180 सीट है। सारी मारामारी इसी के लिए। हम्म, उसके बाद में उसके कारण उसकी फीस है 3,64,000। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसमें 382 कॉलेज आते हैं जिसमें 55,225 सीटें हैं, जिसकी फीस आती है 620 लाख रुपए, मैंने 6,20,000 रुपए। हम्म, और उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज 264 है, उसमें फीस उसमें सीट है 42,515 और उसकी फीस आती है 78,000.82 रुपीज। और हम्म, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये सारा खेल जो चल रहा है प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी का खेल है, उसमें चल रहा है। और जो पैसे वाले हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते हैं। एम्स में अगर ऐसे डॉक्टर आ जाए कि जो 1500 लोगों का री एग्जाम लिया उसमें 700 लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया, उनको पता है कि हमारी हैसियत नहीं है, टॉपर, जिनको हम्म, टॉपर कहा गया 700 के ऊपर जिनको मार्क मिले, उन्होंने एग्जाम देने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि इस एग्जाम पर सबकी नजर थी, तो उन्होंने हम्म, नहीं दिया एग्जाम। तो ये करके उन्होंने बर्बाद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ये सारे के माँ बाप प्राइवेटाइजेशन के यानी ये है समर्थक है। तो मुझे बताइए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इतना पैसा खर्चा क्यों करते हैं, बीस हम्म, बीस लाख रुपए पेपर के लिए खर्चा क्यों करते हैं। डाले अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, किसने मना किया है। मगर इन्होंने इस देश का भविष्य बर्बाद कर दिया। नीट के ये एग्जाम ये को ये ये बड़ी ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत ही अफसोसनाक हालत है। कुछ वर्षों पहले तक भारत की पहचान दुनिया भर में बेहतरीन आईटी के लोग, बेहतरीन मैथमेटिक्स के लोग, बेहतरीन टीचर्स दुनिया भर के मुल्कों में जाते थे। और अब
कि इस तरह की नई नस्लों को तबाह करने की तैयारी है। शुरू हो जाता है एडमिशन के धांधली से, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना, वो फीस बहुत भरपूर लेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। इसी तरह से हर सतह पर ना नौकरी मिलेगी, ना पढ़ सकेंगे, बस मजदूर बने रहें और उनको भी 5 किलो अनाज का लालच दे दीजिए, वो कुछ भी ना करें। यानी देश को तबाह करने की तैयारी है। जी, आप अपनी बात आगे रखें। जी, ये नफरती चिंटू जो है, ये हिंदू के सुल्तान ने क्या-क्या किया मैं बता देता हूँ आपको। ये एक तरफ नस्ल बर्बाद कर रहे, एक तरफ असल बर्बाद कर रहे। ये इनके सुल्तान ने 10,000 पेड़ यहाँ काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था दिल्ली में पेड़ नहीं काटना है, फॉरेस्ट में रिजर्व जो है पेड़ नहीं काटना है। सुप्रीम कोर्ट का डिनायल आदेश और स्टे होने के बाद भी वहां के गवर्नर ने 10,000 पेड़ काट दिए। छत्तीसगढ़ का हंसदेव पानीपुरा का जंगल साफ कर दिए और अब इतने से अंडमान निकोबार में 10 से 15 लाख पेड़ काटने का मतलब ना तुम सांस ले सको, ना तुम जिंदा रह सको, ना तुम शिक्षा ले सको, ना तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। ये सब के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और ये राष्ट्रभक्त है। ये जो माने हम तो लोग हैं हिंदू सर, हम पेड़ की पूजा करते हैं, गौ को खाना खिलाते हैं, गौ को चारा देते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मगर एक कर्मकांडी हिंदू जो हमको हिंदू संस्कृति सिखाते हैं, ब्राह्मणवाद सिखाते हैं, ब्राह्मणवाद की पूजा सिखाते हैं, ये लोगों ने पूरा देश बर्बाद करने का, हर स्तर पर बर्बाद करने का ठेका लिया है। आपको बता देता हूँ, रशिया में भारत का राष्ट्रगान शुरू था और मोदी जी चल पड़े। ये राष्ट्रभक्ति है इनकी लिमिटेड राष्ट्रभक्ति है। विजय शर्मा, एच शर्मा करके एक साइंस ग्रेजुएट है जो बीएचयू में हुए थे 1959 में। वो बीटेक किए आईआईटी मुंबई से फर्स्ट बैच में 59 से 63 में। एमटेक किया उन्होंने इंग्लैंड में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। वो इंडिया में आके क्या कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग का सेमिनार में जब आए थे, फिक्की के सेमिनार में, ये बोल रहे हैं कि सारा अमेरिका और यूरोप भारत को डंपिंग ग्राउंड समझता है, डंपिंग ग्राउंड। और उसका कारण है कि अमेरिका का प्लास्टिक हमारे यहाँ दिल्ली, उत्तराखंड और सूरत में डंप हो रहा है। हमको समझाया जाता है उससे धागा बनाएंगे, उससे रस्सी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ नहीं बना रहे। डंप हो रहा है, जमीन में गाड़ा जा रहा है। और जर्मन की लेड प्लेट हमारे यहाँ डंप कर रहे हैं। दिल्ली के लालडोरा क्षेत्र में जो ब्रेन के अफेक्टेड लोग हैं, ब्रेन के लिए अफेक्ट हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये इसका परिणाम है। लालडोरा क्षेत्र अनियंत्रित होता है, वहां सारी लेड प्लेट, आपको पता होगा मोबाइल के भी स्क्रैप हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों भाई? भारत को डंपिंग ग्राउंड बना दिया और हमें राष्ट्रभक्ति सिखाओगे? ये राष्ट्रभक्ति है कि भारत सारे दुनिया का कचरा समेट ले और ऐसे समेट ले कि हमारे यहाँ कैंसर हो जाए, ब्रेन डेड बच्चे हो जाए, ब्रेन का सारा बीमारियां पैदा हो जाए और इसको हम राष्ट्रभक्ति कहेंगे। अगर इसका विरोध किया तो आप देशद्रोही हो। ये सब जो मामले हैं, इस मामलों को हमको समझना पड़ेगा और ये बार बार बताना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो भक्त जनता है वो अंधी बहरी है। आपने देखा होगा कि यहाँ एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है और वो कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं है। उसका नाम है छत्रपाल सिंह गंगवार, कुर्मी है, ओबीसी। मुझे मेरे ख्याल से वो पीलीभीत वाला ही होगा। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको नहीं काटा जाता है, उसको कुछ बोला नहीं जाता है। मगर दूसरा अगर कोई बोल दे तो उसको तुरंत छेड़ने का काम, जैसा वो उनको किया था अपने यादव, बिहार के यादव को, तो उसने तो सिखा दिया है कि तू ऐसा पार्टी से जीत के आता है, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आता हूँ, तू मुझे मत समझा, मैं चौथी बार शपथ ले रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं, ये बातों को समझने की जरूरत है। बीजेपी एक तरफ नफरती लोग पैदा करती है, वो इसलिए पैदा करती है कि हमारे रिएक्शन उसमें चले जाए, हमारे जंगल बिक जाए, उसमें कोई रिएक्शन ना आए, हमारी परीक्षा पद्धति सत्यानाश हो जाए, हमारे बच्चों का रोजगार छीन जाए, हमारी प्रकृति तबीयत सब खराब हो जाए, कैंसर से पीड़ित हो जाए, हम हर रोग से हम पीड़ित हो जाए, इसके ऊपर चर्चा न हो। इसलिए ये जय हिंदू राष्ट्र बीजेपी का एक नफरती चिंटू बोलता है कर्नल सिंह दिल्ली पुलिस के अफसरों के समक्ष बैठ के कि मैं 2 लाख मुस्लिमों को काट दूंगा। फिर बाप की खेती है, इस कार्रवाई नहीं करो। 2 लाख मुस्लिमों को काटेगा तो मुस्लिम क्या करेंगे तेरा? तेरे नहीं काटेंगे 4 लाख।
अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताइए साहब, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि जब ये लोकसभा के रिजल्ट आए, उसके बाद लगातार ये बात हो रही है कि मोदी जी मगरूर से मजबूर हो गए, यानी वो जो गरूर था, उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन अभी तक ऐसे तो कोई इशारे नहीं मिल रहे कि उन्होंने अपने प्लान पर काम करना कहीं रोका हो, हिंदू राष्ट्र पे प्लान रोका हो, या सांप्रदायिक दंगे कराने रोके हों, या अपनी मर्जी के हाथ, अपनी मर्जी से मिनिस्ट्रियां अपने हाथ में ना ली हों, अपनी मर्जी का स्पीकर ना बनाया हो, तो कहां है मोदी जी मजबूर? ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आखिर ये चलेगा कैसे आगे। नहीं देखो, मोदी मजबूर है कि नहीं है, ये उनके बार-बार हँसने से, हाथ मिलाने से, ये सब चीज़ों से समझ में आता है। अब आपको पता होगा कि अभी सीबीआई, ईडी, बीडी, सीडी ये कहीं गहन गहन निद्रा में है फिलहाल। अभी पहली बार दिखा केजरीवाल के ऊपर थोड़ा-सा कि वो सीबीआई ने उसको जेल से अरेस्ट करवा लिया। देखो, पुराने पाप ढकने का ये प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर रखने का प्रयास करेंगे। मगर जो दबंगाई, जो बदमाशी वो उस वक़्त करते थे, उस वक़्त इस वक़्त वो नहीं कर सकेंगे। ऐसा मुझे गारंटी है। क्योंकि ये इनको पता है कि सरकार नहीं चलाई तो मोदी जी जेल में होंगे। आपको ये पता है कि मोदी जी ने जितनी बात किया, वो बात अगर वो उठा रहे, विरोधी पक्ष उठा रहा है, तो उसका क्या होगा? आपको अ, आपको पता होगा, एक बात को हमने देखा है कि इनको क्यों बनाया? आपका दूसरा जो बात है कि उनको क्यों बनाया? ये क्यों चाहिए? मतलब ओम बिरला ही क्यों चाहिए? तो ओम बिरला में कुछ गुण है, सद्गुण है। विपक्ष को बोलने नहीं देते, दूसरा माइक बंद कर देते हैं, राहुल गांधी को तुरंत निष्कासित कर देते हैं, कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें 24 घंटे नहीं लगाते, निष्कासित कर देते हैं। 150 सांसद निष्कासित करना ये उनकी उनका ही है, वो गुण है, सद्गुण है उनका। मन मर्जी चलाते हैं, रूल का कोई भी उनको ने रूल को ताक पर रखकर ही संसद चलाना है, ये उनकी स्पेशलिटी है। वो बने क्यों? ओम बिरला बने क्यों? और मुझे समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन लोटस से क्या डर नहीं लगता है? ना मतलब उसको भी नहीं लगा, उनको नीतीश कुमार को भी नहीं लगा और चंद्रबाबू को भी नहीं लगा। तो मुझे मैंने आश्चर्य होता है कि ये कितने डेयर से, कितने हिम्मत से उनके हाथ में अपनी गर्दन सौंप दी है। उन्होंने रूल बुक में जो कुछ बातें किया है, उसमें देखो एक सुमित्रा महाजन का उदाहरण है कि सुमित्रा महाजन के वक़्त में एक संवैधानिक संस्था जो चल रही थी, उसको उसमें क्या किया उन्होंने, फाइनेंस बिल को सामान्य बिल करके लाया, तो कोप गृह में चली गई थी सुमित्रा महाजन। और ये पसंद थी मोदी जी की, सुमित्रा महाजन जी को मोदी जी ने बनाया था। मगर जैसे ही अमित शाह का चलने लग गया, उनकी टिकट कट गई, उनको कहीं कोई पोस्टिंग नहीं मिली, उसको कहीं गवर्नर नहीं बनाया और उसपे खुड्डे लाइन लगा दिया। तो इनको ये चाहिए इस तरीके के लोग। अब आपको बताता हूँ, 150 सांसद जब निलंबित किए थे, तो हमारे यहाँ एक नया इंडियन पीनल कोड बना और वो पीनल कोड में 15 दिन का पीसीआर 90 दिन हो गया। और फिर भी अगर बाकी जो पार्टी है उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनके परिणाम उनको भी भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हो, सबको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अभी बच्चों के जो अभिभावक थे, जिन्होंने अपने बच्चों को नीट के 10-10 लाख रुपए फीस देके तैयारी किया था, मगर वो पेपर नहीं खरीद सके, उनके सबके बच्चे घर में हैं। और विरोधी पार्टियां इसमें जमीन पर आकर, मैदान में आकर, रोड पर आकर क्यों धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है, क्यों आंदोलन नहीं कर रही? मात्र स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। तो क्या सारे के सारे धरना प्रदर्शन करने का और उपद्रव मचाने का ठेका बीजेपी को दे रखा है या कम्युनिस्टों को दे रखा है? ये विरोधी पार्टियां खाली मात्र वोट लेती है। क्यों अखिलेश जी नहीं उतर रहे रास्ते पर? क्यों तेजस्वी जी नहीं उतर रहे? क्यों राहुल गांधी नहीं उतर रहे? इनको रास्ते पर उतरना चाहिए और ये बच्चों का लीड करना चाहिए, बच्चों को लीड करना चाहिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई और ये करोड़ों की संख्या में, एक दो संख्या नहीं है इनकी, हजारों की भी संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या में है। और इनको लीड अगर नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, तो उनके सुख दुख में आप अगर साथ नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? दूसरी तरफ आपने जो सवाल पूछा कि आपको लगता है एरोगेंसी से चला रहे और वैसे ही चलते रहेंगे, तो एस डी कुमार स्वामी ने, जो भारी उद्योग और स्टील मंत्री है, कि गुजरात में एक उद्योग लगा है माइक्रोन लिमिटेड का,
उसको 22,500 का उद्योग लगाने में 17,000 करोड़ रुपए सरकारी अनुदान दिया। ये उनका मंत्री बोल रहा है। आप अगर बोल रहे हैं कि उसका प्रेशर क्या हुआ, तो ये है प्रेशर, ये है काम। कि वो बोल रहा है कि 22,500 करोड़ के उद्योग में 17,000 करोड़ सरकार ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और मात्र उसमें 5,000 रोजगार मिलेंगे, वो भी गारंटी नहीं है 5,000 मिले कि नहीं मिलेंगे। वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक विदेशी कंपनी है, जिनकी एक नौकरी के लिए हमने 3 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोविजन किया है। एक नौकरी के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किया। और दूसरी तरफ हमारे कुटीर उद्योग, हमारे ग्रामीण उद्योग, हमारे एंसिलरी यूनिट, ये सबको बंद करने का ठेका इन्होंने ले लिया। सारी चीज चाइना से आएगी, इंपोर्ट हमारा बाहर से होगा, और हम उन्नत भारत बनेंगे, हम डेवलप भारत बनेंगे, हम विश्वगुरु भारत बनेंगे। ये सब जो दीवा स्वप्न है, उसको समझने की जरूरत है। हमारे इसमें शिक्षा में कहाँ है वो धर्मेंद्र प्रधान जी, कहाँ है, कहाँ है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा, ये एनईटी की एग्जाम रद्द होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुआ। और इनकी जब शपथ चल रही थी, वही मंत्री पहली बार शपथ लेता है, तो नीट और चीट और सेम, ये नारों के साथ में शपथ लेता है और शर्म नहीं आती। तो ये नारे गूंजेंगे, अभी जो भी होगा नारे गूंजेंगे। पहले मौन रहता था, विपक्ष भी मौन रहता था, सब कुछ मौन रहता था। अभी ये ऐसे मौन रह के इस तरीके से ये सरकार नहीं चला सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अच्छा आश्वस्त अच्छा काकड़े जी अयोध्या से क्या खबर है? अयोध्या से जनवरी में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, उसका मोदी जी ने जाकर के पूरा प्राण प्रतिष्ठा की। क्या कुछ है वहां से? खबरें बड़ी अजीब आ रही हैं। क्या जिस तरह से बहुत कम मुद्दत में बिहार से खबर आई है कि छठा या सातवां पुल बनता हुआ गिरा है, ये राम मंदिर से भी कुछ ऐसी खबरें? क्या वहां भी ठेकेदारों ने, बीजेपी के लोगों ने कहीं कुछ पैसा वैसा खा लिया? क्या हुआ? सर, वो अयोध्या पुरी बनाया था गुजरात के ठेकेदारों ने, हम्म इसको समझना पड़ेगा। हम्म गुजरात के ठेकेदारों ने बनारस में पुल गिरवा दिया, उसमें लोग मर गए, कोई नहीं हुआ। आपने वहां देखा होगा केबलपुर गिर गया, क्या कार्रवाई हुई? कहीं कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा होगा रिंग रोड में सत्यानाश हो गया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या कर रहे थे कि अभी तक ये इन्होंने राम मंदिर में सूर्य स्नान करवाया था, भगवान राम को। अभी ये इंद्र स्नान करवा रहे, मतलब पहले सूरज से स्नान करवाया था, अभी इंद्र भगवान की वर्षा से स्नान करवा रहे, और गर्भगृह में ये दूध की जगह पानी से भर रहे, है ना? तो इनका कोई मतलब है क्या सर? रामायण से कोई मतलब है? राम से कोई मतलब है? जो जय जगन्नाथ बोलता है तुरंत हारने के बाद, वो राम से क्या मतलब रखेगा? वो तो पैसे कमाने का धंधा था। चंपक राय ने कितने में जमीन लिया और कितने में बेच दिया? 2 लाख की जमीन अपने रिश्तेदार को दिला दिया, और वो जमीन 50 लाख रुपए में राम मंदिर को बेच दिया। तो हर जगह इनको पैसा खाना है, इनका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि राम पद भी धस गया, क्योंकि ये नीट से इनके द्वारा पोषित इंजीनियरों नहीं बनाया होगा। वही इंजीनियर थे रामपथ बनाने में, वही इंजीनियर थे राम मंदिर बनाने में, और जल्दबाजी में किया हुआ। आपने देखा होगा G20 का जहाँ सम्मेलन हुआ, आपका दिल्ली का इतना बड़ा शो जहाँ हुआ, वो भी पानी से भर गया था। तो हर चीज पानी में डाल, मंडपम, भारत मंडपम, भारत मंडपम, वो भी पानी से भर गया था। राम मंदिर भी पानी से भर गया, रास्ते टूट गए, जगह जगह के रास्ते में इतने बड़े खड्डे हो गए कि वहां से पाताल लोक अब दिखने लग गया है। हमको तो ये स्वर्ग लोक के सपने दिखा रहे थे, अब राम मंदिर वाले जो जाएंगे वो पाताल लोक देखेंगे। वहां इतने बड़े खड्डे हो गए कि वहां से पाताल लोक दिखना शुरू हो गया है। जिसको भी नर्क द्वार देखना होगा, पाताल लोक देखना होगा, वो तुरंत राम पथ पर दौड़ने लग जाए, आंख बंद करके पट्टी बांध के तुरंत पाताल लोक अगर नहीं पहुंच जाए तो गारंटी मोदी की। अच्छा, बड़ी बहुत ही दिलचस्प बात है। जिस बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस जगह ही राम जी का जन्म स्थान है, ये सब दावे किए गए। वहां मंदिर है ही नहीं, ये बताया जाता है। यानी सारी दुनिया भर की 10-20 साल की लड़ाई, कई इलेक्शन जीते, और उसके बाद उस जगह बाबरी मस्जिद की जगह वो राम मंदिर का जो जो डाइटी है, जो मूर्ति है राम, भगवान राम की, वो वहां नहीं रखी गई। ये जो सब भड़काने वाला काम हुआ था, उसका नतीजा क्या हुआ?
सर देखो, वो 2.5 एकड़ जगह है, 2-2.5 एकड़ जगह है, उसमें इनका सपना साकार नहीं हो सकता था। तो नरसिम्हा राव ने जो पहले ही अलॉट कर दिया था जगह, नरसिम्हा राव सरकार ने बोला था कि भैया यहाँ राम मंदिर बना लो, ये डिस्प्यूटेड इसमें और कुछ बना लेंगे। तो इन्होंने माना नहीं, उसका समझौता हुआ नहीं। अब इनको पता चला कि हमको जो चाहिए वैसा राम मंदिर तो उसी जगह पर बन सकता है जो नरसिंह राव जी ने अलॉट किया था। तो इन्होंने वो डिस्प्यूटेड जगह वैसे ही रखा, वहाँ उसी तरीके से काम किया, उसको गिरा के और उसमें चबूतरा लगा दिया और इन्होंने भगवान राम की जगह हमारे महाराज की विट्ठल की मूर्ति बैठा दिया। वो राम की मूर्ति भी नहीं है। वो जो हम्म मूर्ति बनाया है वो विष्णु की मूर्ति बनाया है। हमारे यहाँ विट्ठल की मूर्ति वैसी है। हम्म तो ये सबका माखौल उड़ाते हैं, ये सबकी मजाक करते हैं, ये राष्ट्र का मजाक करते हैं, ये भगवानों का मजाक करते हैं, ये नागरिकों का मजाक करते हैं, ये व्यवस्था का मजाक करते हैं, ये संविधान का मजाक करते हैं। आप बताइए कि संविधान की रक्षा हमको संविधान ने बदनाम, संविधान बदलेंगे ऐसा बदनाम किया, ऐसा बोलने वाली बीजेपी जब हिंदू राष्ट्र बोलती है तो क्या संविधान का अपमान नहीं है? उसका कोई निषेध किसी ने किया? महाराष्ट्र का सीएम बोलता है कि जनता से जो गलती हुई अब दोबारा जनता नहीं करेगी। तुम हारे हो, जनता ने तुम्हें हराया है, गलती जनता ने की। तुमने कोई नालायकी नहीं की, तुमने कोई गलत काम नहीं किए, तुमने तो तोड़फोड़ मचाई है, उसके बारे में तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जनता गलती कर रही है। यही आरोगेंसी इनको ले डूबेगी, यही आरोगेंसी इनको बर्बाद कर देगी और ये बर्बादी के कगार पर घूम रहे। इस वक्त अगर इन्होंने मैनेज नहीं किया होता तो ये 100 के अंदर आते। इन्होंने हम्म हर तरीके से मैनेज किया, यानी ईवीएम को मैनेज करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन का उपयोग किया, लोगों के पार्टियों के लोग गिराने के लिए उनका धन सीज कर दिया, उनको पैसे नहीं दिए, बराबरी का इलेक्शन नहीं हुआ और जो काउंटिंग हुई उस काउंटिंग में इन्होंने जो गड़बड़ियां की, अगर वो नहीं की होती तो 240 छोड़िए, ये 100 के अंदर आ जाते थे। अब इसके बाद अगर दोबारा इलेक्शन हो गया तो आप ये समझ लो कि मोदी 50 सीटों को भी तरसेंगे। ये हालत है। और देखिए इस हालत में जिन लोगों ने वोट इनको नहीं दिया और फिर इनके सर पर वही सरकार आ गई, वो जनता क्या कुछ सोचती होगी, समझती होगी। दिल्ली के बारे में तो बहुत ही एक बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि वो तमाम 7 सीटों पे अलग अलग बस्तियों में, इलाकों में गए, कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि बीजेपी जीतेगी और सातों की सातों सीटें बीजेपी की चली गई। और कहाँ का क्या क्या गड़बड़ घोटाला हुआ होगा। अब अगर कोई सुनने वाला हो ही नहीं, शिकायत सुनने वाला ना हो, ना इलेक्शन कमीशन, ना कोई अदालत, तो फिर उसमें फिर कहाँ इंसाफ और कहाँ आवाम की नुमाइंदा सरकार। आखिर में ये मुझे बताइए कि क्या। जी। ये दिल्ली वालों की कोई भरोसा नहीं। तो हम्म एक तरफ 67 सीटें आम आदमी की जुटा देती है और दूसरी तरफ 7 सीटें बीजेपी की जिता देती है। वो बहुत होशियारी से वोट करते हैं ऐसा मुझे लगता है और उन्होंने नहीं दिया होगा। अब मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नैरेटिव बनाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक इलेक्शन में बीजेपी को वोट दूं, दूसरे इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को दूं। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं। मैं बुद्धिमान लोग करते हैं सर ऐसा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने इतने कई बार ये देखा होगा कि स्टेट में अलग पार्टी को वोट देते हैं, नेशनल में अलग पार्टी को वोट देते हैं और एक साथ इलेक्शन होते तब भी देते हैं। तो ये हाँ बुद्धिमान लोग करते हैं। दिल्ली तो बुद्धिमान लोगों का शहर है, वहां जी। जमावड़ा है दिल्ली में, हाँ, मुझे सारे मुझे तो बुद्धिमान वही मुझे रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं जो ये नैरेटिव फैलाते हैं। मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही एक अफसोसनाक बात हालत है। छूट गई थी, मेरे जहन से एक बात छूट गई थी हाँ कि ये हाँ स्पीकर संसद रूल बुक को परे धरकर मन मर्जी बिना आधार निर्णय लेने के लिए लाया गया है। हाँ परंपरा और लोक लाज इसमें है नहीं। ये अपनी बुद्धि घर में छोड़ के आते हैं। रबर स्टैंप है और जगनमोहन रेड्डी जैसे को ब्लैकमेल कर दिया गया ईडी सीडी बीडी द्वारा। दिमाग में घर में बैठकर लाने वाले सांसदों को ही ये मंत्री बनाते हैं। आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान से लेके कई मंत्री है जो घर में दिमाग छोड़ के आते हैं, यहाँ खाली यस सर ऑर्डर फॉलो करने के लिए आते हैं। और विपक्ष के जो मुद्दे हैं इस वक्त आर्थिक नीति के, आंतरिक विवाद के, बेरोजगारी के, नोटबंदी के, इलेक्ट्रल बॉन्ड के, राफेल के, नीट के, ये मुद्दे को दबाना अगर है तो स्पीकर इनका चाहिए। इसलिए इन्होंने इस तरीके से काम किया है। ये डिप्टी स्पीकर भी विरोधियों को नहीं देना चाहते। दूसरे तरफ ये भाषण देते हैं कि सहकार और सहयोग से चलेंगी सरकार। तो ये सहयोग भी कहाँ तक है, सरकार भी कहाँ तक है और सहकार भी कहाँ तक है। बहुमत से संसद चलती है और सर्वमत से सरकार चलती है। ये फोकनाटबाजी मोदी जी की अभी भी चल रही है।
ये अभी चल रही है और वही लोगों को खतरा है कि ये इनके अंदर जो, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रस्सी जल गई अभी तक बल नहीं गए हैं, तो ये बल नहीं गए और उसी तरह से अगर चलते रहे तो देश का बहरहाल नुकसान ही होने वाला है, जो अभी तक उन्होंने पिछले 10 सालों में किया है। और आने वाले वक्त में क्या होगा, देश की जनता को देखना होगा क्या कुछ होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में जैसे हालात होंगे हम आपको बताने और की अच्छा कोशिश आपको बता करते दूं, रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि बहुत जूते खाए बिना शानपन नहीं आता है, बुद्धिमानी नहीं आती है। अब ये तीसरे टर्म में इतने जूते खाएंगे कि दोबारा नाम भी नहीं लेंगे, ना जी, संघ जी। का नाम लेंगे, ना हिंदुत्व का नाम लेंगे, ना बीजेपी का नाम लेंगे और इसके बाद में कब्र में भेजेंगे बीजेपी को। मैं आपको जी, सच बात बता देता हूँ, इतना गुस्सा है कि इनके नेताओं को कब्र में भेजने के लिए और ये पार्टी को दोबारा उभरने के लिए अब भगवान को ही आना पड़ेगा इनके। जी, 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 जी। और भगवान के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया अयोध्या में कि वहाँ मंदिर भी ठीक नहीं बनाया। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।